नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देहरादून में हर बार की तरह ही इस बार भी परेड ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले खड़े हो चुके हैं, जिन्हें विजयदशमी के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में चलाया जाएगा। रावण दहन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस साल 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो देहरादून की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले खड़े किए गए हैं। दरअसल आज विजयदशमी है और विजयदशमी के इस मौके पर जो है रावण का दहन होना है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है स्वयं सभी को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दशहरा पर्व के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आपको बता दें कि देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरा पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के बाल युवा संघ की ओर से इस परेड ग्राउंड के खेल मैदान में रावण दहन किया जाएगा। वहीं बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरीश डोरा ने बताया कि समिति की ओर से परेड ग्राउंड के खेल मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ लंका का दहन भी होगा। इससे पहले हर बार की तरह ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 60 फीट, 55 फीट और 50 फीट, ये तीन इसकी जो हाइट है इन तीनों की। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण जो देहरादून महानगर के हैं वो भी रहेंगे और हमारी बिरादरी के भी प्रमुख लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और आगामी 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि किच्छा में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पूर्व विधायक ने बताया कि 2020 में जो है किच्छा के खुरपिया फार्म की 1000 एकड़ भूमि में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना हेतु भारत सरकार को उत्तराखंड की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। देखिए, भारत सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तराखंड में हमारे बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, दोनों ने मिलकर किच्छा को काफी सौगातें दी हैं। अब ऐसा संयोग नहीं बन पाया, हम एम्स के लिए भी उनका धन्यवाद नहीं कर पाए पब्लिकली, और भी कई चीजें यहाँ मिली पब्लिकली, हम स्वागत धन्यवाद नहीं कर पाए। तो इस बार एक कार्यक्रम हमने रखा है जो स्मार्ट सिटी के रूप में एक औद्योगिक गलियारा, एक बहुत बड़ा पैकेज जो आ रहा है किच्छा में, जिसमें करीब 1000 एकड़ जमीन में 75,000 करोड़ का निवेश होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 1200 करोड़ से तो केवल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने तिथि घोषित कर दी है, जिसके अनुसार आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित आईओसी की आम सभा में जारी किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के साथ ही इंटरनेशनल गेम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आईओसी की अध्यक्ष पीटी उषा से भेंट की। राष्ट्रीय खेल की जिम्मेदारी के लिए पीटी उषा का आभार जताते हुए सीएम धामी ने उन्हें बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन के लिए आने का न्योता भी दिया है।
तो देहरादून से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने पीटी उषा का आभार जताया है, क्योंकि 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन होना है। 28 जनवरी से ये जो है गेम्स का आयोजन होगा, इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। और इसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीटी उषा का आभार जताया है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो इन तारीखों के ऐलान के लिए जो है समय निकाला गया है। 2025 28 जनवरी से ये आयोजन शुरू होगा। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पीटी उषा का आभार जताया है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में इस बार होना है। 28 जनवरी से ये शुरुआत होनी है, फरवरी तक ये गेम्स चलेंगे। तो ऐसे में इन आयोजनों के लिए और तिथि घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीटी उषा का आभार जताया है। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। शिशपाल बिष्ट ने कहा है कि सरकार जानबूझ करके प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि निकाय चुनाव समय पर संपन्न हो। उन्होंने साथ ही कहा कि वार्डों में कुछ काम नहीं हुए हैं और सरकार चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से घबराई हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही है कि सरकार निकाय चुनाव समय पे नहीं कराना चाहती है। समय पे कराती तो साल भर पहले निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए थे और विपक्ष के विरोध के बावजूद, जनता के विरोध के बावजूद जो है प्रशासक बिठाए गए और प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बहानेबाजी करके बढ़ाया जा रहा है। 3 बार सरकार माननीय और प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के चुनाव के लिए पूरी तरीके से पार्टी तैयार है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और पूरे साल गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों के बीच में कार्य करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी आगामी निकाय चुनाव, उपचुनाव और जिला पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेगी। देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर के मंत्री का बयान सामने आया है। रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी, चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है चुनाव को लेकर के कि चुनाव को लेकर के बीजेपी तैयार है और हमेशा जो है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के वो लोग चुनावी मोड में रहते हैं। पार्टी के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि चाहे जब हो जाए निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव या उपचुनाव, केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है। देखिए, पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है चुनाव को लेकर के, क्योंकि हम 2400 घंटे तो जनता के ही बीच रहते हैं और केदारनाथ का चुनाव होना है और स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। शायद भविष्य में हरिद्वार छोड़ करके पूरे उत्तराखंड में जिला पंचायतों के भी चुनाव होने हैं। तो उसके लिए पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है और सबसे अच्छी बात यह है आज भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, घर-घर रहेगा। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से है, जहां पर प्रशासन ने लगभग 2 वर्ष पूर्व बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की थी और सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई को गलत बताया था, जिसके बाद से लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट के आदेश के बाद से वहां पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया। इस मौके पर जसपुर विधायक भी मौजूद रहे और उन्होंने जो है भारी पुलिस बल भी उस दौरान मौजूद रहा। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल पहुंचे।
उन्होंने बताया कि ये लोग कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं जो 287 खसरा संख्या का है। जिस जगह ये निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर खसरा संख्या है जो बंजर भूमि है। और जमीन 287 नंबर खसरा नंबर पतरामपुर में, जो कि सन 98 में तहसील काशीपुर से तस्दीक हो चुकी है रकबा। उसमें हमारा करीब 35-40 साल पुराना मकान बना हुआ था 2 मंजिला, जिसे 29 मई 2023 को नापने के नाम पर एसडीएम तत्कालीन एसडीएम जसपुर पटवारी तहसीलदार अमला पुलिस लेके जबरन तोड़ दिया। हमें एक दिन का भी मौका नहीं दिया, सामान भी हम पूरा नहीं निकाल सके। फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में गए और बहुत कुछ हुआ। उसके जाने के बाद करीब 1.5 साल मुकदमा चला। का जो है लोकतंत्र वो खत्म हो गया है। बिल्कुल राजतांत्रिक तरीके पे यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। ये माननीय न्यायालय का हमारे पास आदेश है पुण्य निर्माण का इसी जगह पर अधिकारियों ने इसे बिल्कुल नकार दिया है कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। कोर्ट सर्वोपरि है, हम भी कोर्ट पे निर्भर करते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से हम शांत बैठे थे। आज हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है निर्माण करने का, तो हम कर रहे थे और बड़े गलत तरीके से प्रशासन ने आज हमें यहाँ रोका है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, प्रशासन ने रोका है, हम शांतिपूर्ण तरीके से रुक गए हैं, पर इसका जवाब हम इन्हें कोर्ट में देंगे कानूनी तरीके से। इस चीज का जवाब हमारे सामने तो आज तक कोई पैमाइश नहीं हुई। कोर्ट से एक स्टे लेके आए 287 नंबर का है और जहाँ ही निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है जो कि बंजर का नंबर है। और इसी बीच के इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 का निर्माण करें, जबकि वो गलत जगह निर्माण करें। तो इसके लिए ये इनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा दिया। मामला जो है ग्राम पतरामपुर का है। वो 10-12 व्यक्तियों के जो 287 नंबर खसरा नंबर 287 था पतरामपुर का, वो आबादी का नंबर है और उस आबादी के नंबर पर कुछ व्यक्तियों को संपत्ति के अधिकार मिल गए हैं और हमारे जो ये पीड़ित व्यक्ति हैं इनके भी मकान बने हुए हैं उस पर, और उन्हीं मकानों के लिए हमने एक स्थायी निषेधाज्ञा का इंजंक्शन सूट माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन जसपुर में। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सौंक्स बांध परियोजना के अंतर्गत जो है विस्थापित हो रहे परिवारों को लेकर शासन स्तर पर कार्य लगातार जारी है। सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। साथ ही विस्थापितों के लिए दूसरे विभागों से जमीन के लिए दरख्वास्त भी की गई है। जितने भी परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनकी उम्मीदों के अनुसार महत्व दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आरएनआर पॉलिसी के अनुरूप जो सबसे अच्छा होगा वो विस्थापित परिवारों के लिए किया जाएगा। जिन 30 से 35 परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनको साइट पर भी विजिट कराया गया है, जबकि अन्य कार्रवाई शासन स्तर पर अभी चल रही है। स्वयं डैम में जहां तक विस्थापन की कार्रवाई है वो अभी चल रहा है। इसमें मुख्य सचिव महोदया के स्तर पे मीटिंग भी हुई थी और बाकी डिपार्टमेंट्स से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है लैंड के लिए, और जितने भी परिवार हैं उनको साथ लेकर और उनके जो आशाएं हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उनको भी हम लोग जो है उनको भी महत्व दे रहे हैं। और उत्तराखंड में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी सेवाएं जारी रखता है, ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें आयोग, निगम परिषद और ऐसे कई वैधानिक पद हैं जहां पर सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी डटे हुए हैं। इसे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस परंपरा को गलत बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। नहीं, देखिए, ये अनेक राज्यों में इस तरह की समस्या है। यूटी में भी है और 7 राज्यों में इस तरह की ये समस्या है, और उसको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। मेरे ख्याल से 12-13 राज्यों में इस तरह की कुल मिलाकर इस तरह की समस्या है। कुछ जगहों पर अफसर का भी अभाव है, जो पात्रता होनी चाहिए वो भी एक कारण है, और कुछ जगहों पर अपना पराया जैसी स्थिति भी है कि भाई मेरे नजदीक है। कई बार इस तरह की भी बातें होती हैं। कई बार जो सुयोग्य लोगों को भी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का पक्षधर हूं। एक्सेप्शनल केस है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है और उस मामले में बनता है, लेकिन अब जो ये परंपरा जैसी चल पड़ी है ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कई और लोग कतार में हैं। अगर हम रिटायर होने वाले लोगों को समय पर रिटायर नहीं करेंगे और ऐसे सेवा विस्तार देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनका हक मारा जाएगा जो क्यू में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इससे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जन्म लेता है, और एक व्यक्ति जिसका समय आ रहा है बनने का वो कहीं ना कहीं शुद्ध होता है, तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस में भी तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद से अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने का फैसला किया है। बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच की जाएगी। प्रसाद की खाद्य सामग्री को दान और खरीद के लिए जो है एसओपी भी तैयार की जाएगी। इसको लेकर के बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अलावा बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता व गरिमा पूर्ववत की तरह ही बनी रहे। इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर फूड सेफ्टी के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। प्रसाद की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। देखिए, आप जानते हैं कि विगत दिवस तिरुपति बालाजी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पर सामने आई थी। उसके पश्चात से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल विभाग है उसके अधिकारियों के साथ में हमने बैठक करी थी, और उनके साथ में जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो हमारा प्रसाद भोग इत्यादि जो भी वहां पर बनता है या वितरित किया जाता है उसको लेकर के काफी चर्चा और विचार विमर्श किया था। उसके पश्चात हमने एक एसओपी भी जारी की है, और वैसे भी जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी पे
जो प्रसाद हम वहाँ पर आमतौर पर जो वितरित किया जाता है यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, वो ड्राई होता है। उसमें जैसे बद्रीनाथ जी में तो तुलसी पत्र की माला और चने की कच्ची दाल, मिश्री, ड्राई फ्रूट, इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से केदारनाथ जी में भी वितरित किया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध ठिकाना जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा। इसका इंतजार देश विदेश के पर्यटक लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं ढिकाला के अलग अलग क्षेत्र में स्थित सभी रात्रि विश्राम कक्ष पहले दिन ही फुल हो गए हैं। इसके साथ ही ठिकाना जोन के खुलने से एक बार फिर से पर्यटन गतिविधियों में तेजी आएगी। कॉर्बेट पार्क के साथ ही नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी का दून पुलिस ने खुलासा कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को तफ्तीश में पता चला कि दोनों अभियुक्त देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके पास से पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई लगभग 2 लाख रुपए के जेवरात के अलावा 18,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस बात को लेकर के पुलिस क्षेत्राधिकारी डोईवाला अभिनव चौधरी ने बताया कि घटनास्थल पर लोगों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसके बाद से नेहरू ग्राम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये कुछ दिन पहले भद्रकाली इंक्लेव जो कि रायपुर में है, वहां एक चोरी की वारदात हुई थी। फिर सूचना मिलने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और थाना स्तर से कई टीमों का गठन किया गया। बहुत लोगों से इसमें पूछताछ की गई। फिर उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज भी फॉलो की गई। फिर अभी 2 दिन पहले ही उसमें नेहरू ग्राम में चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त उसमें जो है पकड़े गए, जिनसे कुछ ज्वेलरी और कुछ जो है नगद बरामद हुआ है। कुल मिला के जो 2 लाख से अधिक का जो चोरी का सामान है वो बरामद किया गया है। और इसमें 2 लोग हैं जिनके नाम पूरन सिंह और शुभम पवार हैं, और वो दोनों लोग पटेल नगर देहरादून के रहने वाले हैं। मंगलौर के घरेलू गैस रिफिलिंग की कालाबाजारी करते हुए पूर्व पूर्ति निरीक्षक के पुलिस टीम के साथ मंगलौर कस्बे में आबादी के बीच एक घर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दर्जनों घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। गैस की कालाबाजारी करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सभी सिलेंडर को भी अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गए। वहीं पूर्ति निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि घर के अंदर 30 से अधिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। वहीं त्योहारी सीजन के चलते पूर्ति निरीक्षक द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। साथ ही घरेलू गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। तो मंगलौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है। जब छापेमारी हुई तो पता चला कि कई संख्या में यहां पर सिलेंडर बरामद हुए। हालांकि पुलिस, अब जो खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने यहां पर छापा मारा था, अब टीम जो है इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। 32 सिलेंडर, देखिए तस्वीरों में आपको दिखाने, कुल 32 सिलेंडर ऐसे हैं जो विभाग ने पकड़े हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी के दौरान ये कार्रवाई की गई और अब जो है इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनसे पूछताछ भी इस पूरे मामले पर की जाएगी। घर में चला रहे थे ये गैस रिफिलिंग का काम। गैस की जो कालाबाजारी चल रही थी काफी समय से सुनने में आ रहा था। आज अचानक छापा मारा है जो 12 किला मोहल्ले में तमीम पुत्र सलीम अहमद मंगलौर 12 किला, इसमें गैस का कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। जो वैसे गैस सिलेंडर बड़े से छोटे सिलेंडर में रिफिल करते थे और घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में